नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और मेरा नाम है प्रदीप चौरसिया। तो इस वीडियो में हम जो है उत्तर प्रदेश ARO एग्ज़ाम का हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। कलर ले लेते हैं इसका। निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं, उसे चयनित कीजिए। तो यहाँ पे इंद्र का पर्यायवाची उपेंद्र होता है, पुरंदर होता है, जिष्णु होता है, लेकिन जो मुकुंद है ये मुकुंद विष्णु का पर्यायवाची। इस प्रकार ये जो इसका ऑप्शन होगा ये डी सही होगा। तो इंद्र के कुछ पर्यायवाची हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। वैसे अगर आपको पर्यायवाची इंद्र का देखना हो तो आप यूट्यूब के कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाके वहाँ पे आप महत्वपूर्ण पर्यायवाची का एक पोस्ट पड़ा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो इंद्र का पर्यायवाची यहाँ पे आपका हो जाएगा शक होता है, उपेंद्र होता है, पुरंदर होता है, जिष्णु होता है और सचिपति। जिष्णु, इंद्र को बिडौजा बोलते हैं, बिडौजा। और ये सब जो है वज्रीपति बोलते हैं, वज्री बोलते हैं, वज्रीपति बोलते हैं। तो ये सब जो है इंद्र के पर्यायवाची हैं। दूसरा है सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा विरत, दंडी, परिव्राजक और अंत। तो देखो यहाँ पे जो विरत होता है, सन्यासी का मतलब विरत होता है, यानी कि जो सांसारिक चीज़ों से क्या हो जाए, विरत हो जाए, विरक्त हो जाए, उसी को विरत बोलते हैं। दंडी, दंड, यहाँ पे दंड क्या है, दंडी, दंडी मतलब सन्यासी होता है। परिव्राजक, जो सन्यासी होता है उसको परिव्राजक बोलते हैं। लेकिन जो अंत है, अंत का मतलब होता है ध्वंस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ध्वंस होता है, नाश होता है, संहार होता है। तो ये सब जो है किसका, संहार का पर्यायवाची है। तो इस प्रकार सन्यासी का जो पर्यायवाची है ये ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। तो यहाँ पे विरत भी होता है और त्यागी होता है, विरक्त होता है, परिव्राजक, ये सब सन्यासी के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे जो अंत होगा वो सन्यासी का पर्यायवाची नहीं, इसका आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं? देखिए, उदारता का औदार्य, कल्पतरु का सुरतरु, लोकेश का शिव और विधु का चंद्रमा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला तो सही है, उदार का औदार्य होगा, कल्पतरु का सुरतरु ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे जो लोकेश है, लोकेश का मतलब शिव नहीं होता है, लोकेश का मतलब होता है ब्रह्मा। ये जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची है। क्या है ये? ब्रह्मा का पर्यायवाची है। और जो विधु है ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। अगर हम ब्रह्मा के पर्यायवाची की बात करें तो ब्रह्मा को और बोला जाता है प्रजापति, उसके बाद विधाता। ये कहाँ बैठे रहते हैं? कमल पे बैठे रहते हैं, इसलिए इनका नाम होगा कमलासन, कमलासन, अज, उसके बाद गिरपति। तो ये सब जो है ये ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। प्रभूत किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यहाँ पे बहुत, प्रचुर का, पर्याप्त का और ऑप्शन डी कह रहा है सभी का। तो इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा कि प्रभूत का मतलब क्या होता है? प्रभूत का मतलब बहुत होता है। और इसका जो पर्यायवाची होगा ये पर्याप्त होता है, प्रचुर होता है, अति होता है, अति, उसके बाद अमित। तो ये सब जो है प्रभूत का पर्यायवाची है। 5 नंबर पे आते हैं। पर्यायवाची में पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प शुद्ध है? सिंधुसता, कमला, भार्गवी और पद्मा, यमुना, समुद्रजा, अर्कसुता, महिसुता, यक्षपति, धनपति, मेघपति और निर्जिस्पति, धनंजय, राधे, कौंतेय, उडुप। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ये ए नंबर। यहाँ पे जो सिंधुसता है, कमला है और भार्गवी है और पद्मा, भार्गवी और पद्मा, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब जो हैं लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। तो ये आपका जो है हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर सही होगा। 6 पे आते हैं। नखायुद्ध, चित्रक, शार्दुल किसके पर्यायवाची हैं? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जो नखायुद्ध, चित्रक और शार्दुल, तो ये सब जो है शेर के पर्यायवाची हैं। किसके? शेर के। इसी शेर को और क्या किस नाम से जाना जाता है? इसको नाहर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? नाहर के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 6 नंबर। चलिए आगे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट आते हैं हम
क्वेश्चन नंबर 7 पे बेसिक का पर्यायवाची शब्द है, बेसिक का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बाढ़ है, बी बाघ है, सी ब्राह्मण है और डी भारती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये बाढ़ होगा। बेसिक का पर्यायवाची क्या होता है? बाढ़ होता है। बाढ़ के अन्य पर्यायवाची अगर हम यहाँ पे बात करें तो तीर होगा, सर होता, देखो बोलते हैं ना भीष्म पितामह कहाँ पे लेटे थे? सरसैया, यानी कि तीरों के आसन पर लेटे हुए थे। और होगा आशुग, आशुग होगा, सिलीमुख, सिलीमुख, ईशु, ईशु, नाराच, क्या होगा? नाराज होगा। और यहाँ पे शारंग होगा। तो ये जो है किसके? बाढ़ के पर्यायवाची हैं सब। दूसरा है सम्राट का पर्यायवाची है। तो सम्राट का पर्यायवाची क्या होगा? देखो यहाँ पे ऑप्शन ए अधीश्वर, ऑप्शन बी जगत, ऑप्शन सी भूषण और ऑप्शन डी मुकुंद। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका अधीश्वर। जो सम्राट का पर्यायवाची होगा अधीश्वर। सम्राट के कुछ और पर्यायवाची हैं जैसे अधिपति, अधिपति, राजाधिराज, राजाधिराज, महाराजा, महाराजाधिराज। और अगर हम जगत की बात करें तो जगत का पर्यायवाची क्या होगा? जगत का हो जाएगा संसार, जगत का संसार। मुकुंद का होगा कृष्ण, मुकुंद का होगा कृष्ण। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो मुकुंद होता है वो विष्णु का भी पर्यायवाची होता है, और यहाँ पे जो मुकुंद है वो कृष्ण का भी पर्यायवाची है। भूषण का हो जाएगा क्या? गहना हो जाएगा या आभूषण। क्या होगा? गहना या आभूषण। चलिए हम अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तलवार का पर्यायवाची शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तलवार का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए द्रुम, ऑप्शन बी तरु, ऑप्शन सी करवाल और ऑप्शन डी क्या है? पिशुन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका सी होगा, यानी कि करवाल। क्या होगा? जो करवाल है वो तलवार का पर्यायवाची शब्द है। और अगर हम तलवार की बात करें, तलवार के कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा खड्ग। क्या होगा? खड्ग होगा, चंद्रहास। जो रावण था, रावण की जो तलवार थी उसका नाम क्या था? चंद्रहास था। इसी को और एक नाम कृपाण से जाना जाता है, फिर असी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जो द्रुम है ये किसका है? ये वृक्ष का पर्यायवाची है। किसका? वृक्ष का। और इसी को बोलते हैं तरु। क्या बोलते हैं? तरु। तो कहते हैं ना वृक्ष कभो नहीं फल वके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो यहाँ पे जो तरु है वो वृक्ष का पर्यायवाची है, और दुरु जो है द्रुम वो भी वृक्ष का पर्यायवाची है। पिसुन की बात करें तो पिसुन जो है ये कौवा का पर्यायवाची है, और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को काग बोलते हैं। कमेंट करके आप कौवे की और कोई पर्यायवाची जानते हो तो कमेंट जरूर करिएगा। फिर यहाँ पे और देखते हैं रेवती रमण किसका पर्यायवाची है। कह रहा है कि रेवती रमण किसका पर्यायवाची है। तो यहाँ पे जो रेवती रमण है, ऑप्शन ए लक्ष्मण, ऑप्शन बी बलराम, ऑप्शन सी कृष्ण, ऑप्शन डी गणेश। तो यहाँ पे जो ये बलराम होगा ऑप्शन, ये रेवती रमण, रेवती रमण, बलराम को रेवती रमण के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मण को बोलते थे सुमित्रा नंदन, सुमित्रा नंदन या फिर शेषनाग, शेषनाग। ठीक है। कृष्ण का पर्यायवाची मोहन, मुकुंद या फिर क्या होगा? देवकी नंदन, देवकी नंदन। गणेश का क्या हो जाएगा? गणेश का हो जाएगा उमासुत, हेरंब, लंबोदर, एकदंत। ये सब क्या है? गणेश के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथित शब्द का विलोम है। कथित का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अकथ्य, बी कथ्य, सी कथनीय और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो कथित होगा, कथित का जो विलोम शब्द होता है वो अकथित होता है। कथित का जो विलोम होता है वो होता है अकथित। तो इसके हिसाब से इसमें अकथित है नहीं, तो इसका जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। कथ्य का जो विलोम होगा वो हो जाएगा आपका अकथ्य।
क्या होगा, आकथ्य होगा। और आकथ्य का विलोम क्या हो जाएगा, कथ्य हो जाएगा। कथनीय का हो जाएगा आकथनीय, क्या होगा, आकथनीय होगा। 12 नंबर पे है विंध्या का विलोम होगा। तो जो विंध्या है, विंध्या का जो विलोम होगा वो होगा उर्वरा, क्या होगा, ये विंध्या नहीं, ये वंध्या होगा। यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, क्या होगा यहाँ पे, वंध्या। वंध्या का विलोम क्या होगा, तो वंध्या का विलोम होगा उर्वरा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म सही नहीं है। तो देखिए इत का होता है अथ, ये आपका सही है। उत्साह का निरुत्साह, ये भी सही है। और यहाँ पे खंडन का विखंडन दिया हुआ है, तो ये आपका गलत है। ये खंडन का विखंडन दिया हुआ है, इसका ये गलत होगा। गृही का सन्यासी, ये सही है। अब देखिए जो खंडन, खंडन का मतलब टूटना और विखंडन का मतलब भी टूटना होता है। तो खंडन का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा आपका, खंडन का विलोम होता है मंडन, क्या होता है, मंडन होता है। 14 नंबर पे आते हैं। तो 14 नंबर कह रहा है कि नैसर्गिक का विलोम, यहाँ पे जो 14 नंबर है वो कह रहा है कि नैसर्गिक का विलोम है। तो नैसर्गिक का विलोम देखो यहाँ पे क्या है, अनैसर्गिक, यहाँ पे दिया हुआ है अनैसर्गिक, कृत्रिम, सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं नैसर्गिक जो होता है, नैसर्गिक का मतलब क्या होता है। नैसर्गिक का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है प्राकृतिक, क्या होता है, प्राकृतिक होता है। तो इस हिसाब से नैसर्गिक का जो विलोम होगा क्या होगा, अनैसर्गिक होगा, क्या होगा, अनैसर्गिक होगा। और प्राकृतिक का क्या होता है, कृत्रिम, क्या होता है, कृत्रिम। तो इसलिए इसका राइट आंसर सी हो गया है कि दोनों जो है सही हैं। 15 नंबर में आते हैं। तो 15 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण नहीं है, कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, आहार का विहार, अनुग्रह का आग्रह, निंद का बंध, आमिष का सामिष। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका सी, क्या हो जाएगा, सी। तो देखो जो निंद है, अनुग्रह का क्या हो जाएगा, अनुग्रह का होता है, अनुग्रह का होता है विग्रह, आमिष का होता है निरामिष, और जो आहार है ये विहार। परस्पर भिन्न शब्द हैं। तो यहाँ पे सी नंबर, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या यहाँ पे जो, एक मिनट, जो अनुग्रह है, अनुग्रह का जो विलोम होता है वो विग्रह होता है। इसका मतलब क्या है, ये वाला त्रुटिपूर्ण है। और आमिष का होता है निरामिष। और यहाँ पे जो आहार और विहार ये एक दूसरे से भिन्न शब्द है, इनका कोई जो है ना अर्थ निकल रहा है ना विलोम निकल रहा है। तो ये आहार विहार एक दूसरे से भिन्न शब्द है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निंद और जो बंध है ये एक दूसरे के क्या है, यहाँ पे ये जो बंध लिखा है ये होता है वंद, मतलब वंदना। एक होता है किसी की निंदा करना, दूसरा वंदना करना। तो ये जो है निंद का विलोम बंध होगा। 16 नंबर है विधि का विलोम है। तो जो विधि का विलोम होगा ऑप्शन ए है निधि, बी है विधिक, सी है विधिहीन और डी है निषेध। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये निषेध हो जाएगा। नहीं, विधि का जो विलोम होता है, विधि का जो विलोम होता है वो होता है निषेध होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट है लब्धा का सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द है। ये वाला देखिए यहाँ पे कह रहे लब्धा का सर्वथा, 17 नंबर है, लब्धा का सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द है। तो यहाँ पे लब्धा है, ऑप्शन ए प्रदत्त है, बी अप्रदत्त, सी विलब्ध और डी जो है बंधन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए प्रदत्त। क्या होगा, प्रदत्त होगा, क्योंकि जो लब्ध शब्द है, लब्ध का जो विलोम शब्द होता है वो प्रदत्त होता है। लब्धा का हो जाएगा प्रदत्त। 18 में कह रहा है हे का विलोम क्या होगा। तो हे का ऑप्शन ए है दे, बी है हिंसा, सी है उपादेय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सी होगा। कहने का मतलब जो
हे शब्द है, हे का जो विलोम होता है वो उपादेय होता है। क्या होता है? उपादेय। आते हैं 19 नंबर पर। निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा एक गलत है? सुगम का आगम, क्षीण का पुष्ट, सूरता का वीरता और लिप्त का निर्लिप्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि इसमें जो सूरता और वीरता कहते हैं ना, सूरवीर, तो ये दोनों एक जैसे शब्द हैं, इसलिए इनका जो है ये वाला आंसर सी गलत होगा। और जो सूरता होता है, सूरता का जो विलोम होता है, सूरता का विलोम जो होता है वो होता है भीरुता। क्या होता है? भीरुता होता है। चलिए आगे चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे 20 नंबर पे आता है, निम्नलिखित में से कौन सा या निम्नलिखित युग में से कौन से सही सुमेलित हैं? कौन से सही सुमेलित हैं? एक है नश्वर, नश्वर का शाश्वत, नित्य का अनित्य, अमर का मर्त्य, और यहाँ पे ऑप्शन डी है। तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है सभी सही सुमेलित है, यही आपका राइट हो जाएगा। देखो नश्वर का क्या होता है? शाश्वत। नश्वर मतलब कि जो नाशवान हो, जो नष्ट हो जाए, और शाश्वत मतलब जो हमेशा बना रहे। नित्य का अनित्य, नित्य नित्य मतलब होता है प्रतिदिन या रोज रोज, अनित्य मतलब जो रोज रोज ना हो, अमर मतलब जो अमर हो, मृत्य मतलब जो मर गया हो। 21 नंबर, पूर्व एवं उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है ईशान कोण, बी है वायव्य कोण, सी है आग्नेय, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो पूरब, यहाँ पे देखिए ये ऐसे बना है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये पूरब हो गया, इधर उत्तर, इधर दक्षिण और इधर पश्चिम। ठीक है, तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से पूरब एवं उत्तर दिशा, एक कौन दिशा है? ये वाली दिशा। तो इस दिशा को बोलते हैं ईशान कोण। क्या बोलते हैं इसको? इसको ईशान कोण कहते हैं। और जो वायव्य है, तो ये पश्चिम और उत्तर, वायव्य कोण किसको बोलते हैं? ये वाला जो कोण होगा, ये पश्चिम और उत्तर, तो इसको बोलते हैं वायव्य कोण बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अभिजात किस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है? जो अभिजात शब्द है वो किस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है? पहला ऑप्शन है अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, बी निरंतर प्रगति करने वाला, सी राजा का पुत्र, और डी जो है प्रशंसा का पात्र हो। तो अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को क्या बोलते हैं? अभिजात बोलते हैं। जो अच्छे कुल में जन्म लेता है उसको अभिजात बोलते हैं, और जो प्रशंसा का पात्र है उसको बोलते हैं प्रशंसनीय। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रशंसनीय। राजा का जो पुत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? राजकुमार, यानी कि राजा का कुमार, राजकुमार। और निरंतर प्रगति करने वाले को क्या बोलते हैं? उन्नतशील। क्या कहते हैं? उन्नतशील। 23 नंबर, पर्वत के ऊपर के समतल भूमि वाक्यांश हेतु एक शब्द है। तो ऑप्शन ए है परित्यका, बी है अधित्यका, सी है अनूठा, और डी है समित्यका। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये अधित्यका होगा। यानी कि पर्वत, जैसे मान लो क्या है, ये एक पर्वत है। ठीक है, इस पर्वत के ऊपर जो है एक समतल जो भूमि होगी उसको क्या बोलेंगे? अधित्यका। क्या बोलेंगे? अधित्यका बोलेंगे। और जो नीचे की भूमि होगी उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं समित्यका। अगर नीचे जो समतल भूमि होगी उसको बोलते हैं समित्यका। ठीक है, बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री के लिए एक शब्द, यानी कि जिस स्त्री का विवाह बहुत पहले हो गया हो उसको क्या बोलते हैं? पटरानी। पटरानी तो बोलेंगे नहीं। पूर्व वधू का अध्युड़ा और प्रौढ़ा। तो यहाँ पे अक्सर गलती किसमें हो जाती है? पूर्व वधू का, पूर्व मतलब पहले की जो वधू रही हो तो उसको पूर्व वधू का, और डी है प्रौढ़ा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो प्रौढ़ा होगा, ना कि पूर्व वधू का। पूर्व वधू का नहीं होगा। तो प्रौढ़ा किसके लिए? बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री, यानी कि जिस स्त्री का विवाह बहुत पहले हो गया उसको प्रौढ़ा कहते हैं। 25 नंबर पे चलते हैं। तो 25 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा एक बेमेल है? तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा एक बेमेल है। चलिए इसको देख लेते हैं। हाँ, ये ए है सूर्योदय का पूर्व का समय, अरुणोदय
कल्पना से परे, यानी कि जो कल्पना से परे हो, इतिहास से संबंध रखने वाला और किए गए उपकार को मानने वाला। तो देखिए यहाँ पे पहला क्या है, सूर्योदय का पूर्व का समय, तो इसके लिए अरुणोदय, ये तो सही है। कल्पना से परे हो उसको बोलते हैं कल्पनातीत, और इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक, और किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है, और जो उपकार को न मानता उसको बोलते हैं कृतज्ञ। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये ऐतिहासिक, इसमें वर्तनी की अशुद्धि है। अगर ये ऐसे लिखा होता ऐतिहासिक, क्या लिखा होता, ऐतिहासिक लिखा होता, तो ये फिर सही होता। चलिए आगे चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि आगे होने वाले वाक्यांश के लिए प्रयुक्त सही शब्द क्या होगा। एक होगा भविष्यति, दूसरा क्या है भावी, तीसरा भूतपूर्व, और चौथा अनादि। तो बोलते हैं ना ये हमारे भावी प्रधानमंत्री, ये हमारे भावी राष्ट्रपति हैं, तो ये मतलब कि ये भविष्य में होंगे, तो इसलिए आगे होने वाले वाक्यांश के लिए क्या होगा, भावी शब्द का प्रयोग किया जाता है। 27 नंबर, दुर्जेय शब्द निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्यांश उपयुक्त है दुर्जेय शब्द के लिए। तो जो कठिनता से जाना जा सके, जो कठिनता से जीता जा सके, जिसे परास्त करना कठिन हो, और बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा जो कठिनता से जाना जा सके, इसको बोलते हैं दुर्जेय। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो कठिनता से जीता जा सके उसके लिए, और जिसे परास्त करना कठिन हो, इन दोनों के लिए एक एक वाक्य कौन सा होगा। डी हम बता देते हैं, बुरे उद्देश्य से की गई मंत्रणा जो होती है उसको बोलते हैं दुरभिसंधि। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दुरभिसंधि बोलते हैं। 28 नंबर में, अपना हित अहित सोचने में समर्थ वाक्य खंड के लिए सही एक शब्द है। कह रहा है कि अपना हित और अहित सोचने में समर्थ वाक्य खंड के लिए एक सही शब्द। तो देखो जो स्वार्थी होता है, स्वार्थी अपने लिए कभी बुरा नहीं सोचता, हमेशा अपनी भलाई के बारे में सोचता है, अपना लाभ देखता है, उसको स्वार्थी बोलते हैं। पंडित जो है, जो जानता है उसे पंडित कहते हैं। अब क्या जानता है ये डिपेंड नहीं करता, बस खाली जो जानता है उसे पंडित कहते हैं। वृत्तक और वर्धक, तो यहाँ पे इसमें जो है एक ऑप्शन गायब हो गया है, तो यहाँ पे जो वृत्तक है, वृत्तक की जगह पे रहेगा विवेकी। क्या होगा, विवेकी। और यही आपका सी राइट आंसर होगा कि जो अपना हित और अहित सोचने में समर्थ होता है उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करते हैं, उसके लिए एक शब्द विवेकी प्रयोग किया जाता है। और वर्धक, एक वर्धक है जो वृद्धि कारक होता है, उसको वर्धक बोलते हैं। 19 नंबर में, प्रतिवादी के लिए उचित वाक्यांश है जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, जो मुकदमा दायर करे, जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे, इनमें से कोई नहीं। देखो जिस पर मुकदमा चलाया गया होता है उसको बोलते हैं अभियुक्त। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रतिवादी के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा। तो पहला है जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, जिस पर जो मुकदमा दायर करे, और सी है जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे। तो जिस पर मुकदमा चलाया गया होता है उसके लिए शब्द यूज होता है, उसको बोलते हैं अभियुक्त। जो मुकदमा दायर करता है उसको वादी बोलते हैं, और जो दायर मुकदमे यानी कि जो वादी ने जो मुकदमा दायर किया है तो उसका जो प्रतिकार करता है उसको बोलते हैं प्रतिवादी। क्या बोलते हैं उसको प्रतिवादी बोलते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा कि जो दायर मुकदमे का जो प्रतिकार करता है उसी को प्रतिवादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको प्रतिवादी बोलते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि एक मिनट, हाँ, जिसकी गणना ना की जा सके वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन ए है नगण्य, ऑप्शन बी है गणनीय, ऑप्शन सी है अगणनीय, और डी है अगण्य। तो आपका जो 30 नंबर है, 30 नंबर इसके लिए क्या हो जाएगा, अगणनीय। जिसकी गणना ना की जा सके उसके लिए शब्द प्रयोग होता है अगणनीय, और जो गणना के योग्य ना हो उसे बोलते हैं नगण्य। नगण्य के लिए क्या होगा, जो गणना के योग्य ना हो, जो गणना के योग्य ना हो उसको बोलते हैं नगण्य। और जिसकी गणना की जा सके ये गणनीय के लिए क्या होगा, जिसकी गणना की जा सके। ठीक है, अब देखिए 31 नंबर है अवश्याय। अवश्याय किस एक का तत्सम शब्द है। तो आपका यहाँ पे जो अवश्याय होगा, ऑप्शन ए है अमावस, और ऑप्शन बी है ओस का, ऑप्शन सी है आरसी का,
और ऑप्शन डी है आढ़त का। तो ये यहाँ पे देख लेते हैं कि जो अवश्याय है उसके लिए जो राइट आंसर होगा वो ओस होगा। यहाँ पे अवश्याय किसका एक तत्सम शब्द है, तो अमावस का तो होगा नहीं, यहाँ पे राइट आंसर ओस है, अवश्याय, अवश्याय। तो ये जो है ओस का तत्सम शब्द है, किसका, ओस का तत्सम शब्द है। जबकि जो अमावस है इसका क्या हो जाएगा, अमावस्या हो जाएगा, क्या होगा, अमावस्या। और यहाँ पे क्या है, आढ़त है। तो जो आढ़त का तत्सम होता है वो होता है आदित्य, क्या होता है, आदित्य होता है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक तत्सम शब्दों की जोड़ी सही नहीं है। एक यहाँ पे चक्र है, बी है सटक, सी है जातिग्रह और डी है मक्षिका। यहाँ पे डी क्या है, डी है मक्षिका। तो आपका जो 32 नंबर है यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा सी। क्या होगा यहाँ पे, सी जो है ये सही नहीं है, जातिग्रह। क्या लिखा हुआ है, जाति, यहाँ पे ज्ञाति, ज्ञातिग्रह लिखा हुआ है। तो ये जो है इसमें सी जो है वो सही नहीं होगा। तो जो परख है, परख एक तद्भव शब्द है, परख जो है ये क्या है, ये तद्भव शब्द है। और इसका जो तत्सम होता है, इसका तत्सम होता है परीक्षा। और जो अन्य सभी यहाँ पे जोड़ियाँ दी हुई हैं वो क्या है, वो सही है। चक्र का चवर्णक होगा, सटक का सकट होगा और उसके बाद फिर यहाँ पे मक्षिका का हरिद्रा होगा। ठीक है। 35 नंबर निम्नलिखित में कौन सा एक तत्सम युग्म गलत है। देखो, ए है ज्ञान मतलब जानना, ताम्र का तांबा, और सी है स्टोव का फिटकरी, और डी है प्रणाल का प्रणाला। तो यहाँ पे जो तत्सम युग्म गलत है वो ये वाला होगा, सी नंबर गलत है। इसका राइट आंसर सी होगा, क्योंकि जो फिटकरी होती है, फिटकरी का जो तत्सम होता है, किसका, फिटकरी का अगर हम तत्सम बात करें तो जो फिटकरी का तत्सम होता है वो होता है स्फटिक। क्या होता है, स्फटिक होता है। और स्तोक का मतलब क्या होता है, स्तोक जो है ये किसका तत्सम है, ये इत्सोक जो है ये थोड़ा का तत्सम रूप है। किसका, थोड़ा का जो तत्सम होगा वो क्या होगा, स्तोक होगा। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि नक्र तत्सम शब्द। यहाँ पे कह रहा है कि नक्र तत्सम शब्द का तद्भव होगा। जो नक्र तत्सम शब्द है उसका तद्भव क्या होगा। ऑप्शन ए है नख, ऑप्शन बी है नाक, ऑप्शन सी है नींबू और ऑप्शन डी है नया। तो जो 34 नंबर है, 34 का जो नक्र का जो तत्सम शब्द होगा, नक्र तत्सम शब्द का तद्भव, ये देखो नक्र जो है ये तत्सम है। अगर यहाँ पे हम बात करें, एक मिनट, हाँ, जो नक्र है ये कैसा शब्द है, ये तत्सम शब्द है। तो इसका जो तद्भव होगा, इसका जो तद्भव होगा वो हो जाएगा आपका नाक। क्या होगा, नाक होगा। और नख का मतलब होता है नाखून। नख तत्सम है और नाखून इसका तद्भव होगा। नव्य, नव्य क्या है, तत्सम है, और इसका जो तद्भव होगा वो नया हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे 35 नंबर पे आते हैं। 35 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 35 कह रहा है कि बछड़ा का सही तद्भव है। ऑप्शन ए है वत्स, बी है बक्षड़ा, सी है वृत्तक और डी है वर्धक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये वत्स हो जाएगा। जो बछड़ा होता है, बछड़ा का सही तद्भव वत्स होता है। क्या होता है, बछड़ा, बछड़ा का जो तद्भव होता है वो आपका हो जाएगा वत्स। क्या होगा, वत्स होगा। 36 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है। पहला है प्रतिवेशी, दूसरा है ध्वनि, सी है दीपावली और डी है थोड़ा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। अब इसके पहले वाले
33 नंबर मैंने बताया था कि जो थोड़ा होता है वो तद्भव होता है किसका, स्तोक का तद्भव थोड़ा होता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ पे कि जो थोड़ा है ये कैसा शब्द है, ये तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम होगा वो हो जाएगा आपका स्तोक होगा। प्रतिवेशी की बात करें तो जो प्रतिवेशी है, प्रतिवेशी का जो तद्भव होगा वो होगा पड़ोसी। क्या होगा, पड़ोसी। ध्वनि का जो तद्भव होगा वो हो जाएगा धुन, और दीपावली का जो तद्भव होगा वो हो जाएगा दिवाली। क्या होगा, दिवाली। ठीक है, अब 37 नंबर पे आते हैं। 37 नंबर कह रहा है कि 37 नंबर में एक तत्सम शब्द है, भीतर, बेर, प्राघूण और रैन। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। जो प्राघूण है वो क्या है, वो अपने आप में एक तत्सम शब्द है। प्राघूण जो है अपने आप में कैसा शब्द है, वो तत्सम शब्द है। और भीतर का अगर हम बात करें तो जो भीतर है, भीतर का जो तत्सम होगा वो अभ्यंतर होगा, क्योंकि जो भीतर है वो कैसा शब्द है, वो है तद्भव शब्द, और इसका जो तत्सम होगा अभ्यंतर होगा। बेर का जो तत्सम होगा, बेर का जो तत्सम होगा वो हो जाएगा बदरी। क्या होगा, बदरी होगा। रैन की बात करें तो रैन का हो जाएगा रजनी। रैन का तत्सम रजनी हो जाएगा। तो इस प्रकार यह जो है 37 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो प्राघूण होगा। क्या होगा, प्राघूण होगा। और जो प्राघूण का तद्भव, यहाँ पे प्राघूण का जो तद्भव होगा वो आपका हो जाएगा क्या, पाहुना। क्या होगा, यहाँ पे ये पाहुना होगा, पाहुना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 38 नंबर। 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। एक है मक्खन, बी है शकुन, सी है हस्ती और डी है शून्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो ए हो जाएगा कि मक्खन जो है वो कैसा शब्द है, मक्खन जो है ये तद्भव शब्द है। और इसका जो तत्सम होता है, मक्खन का जो तत्सम होता है वो होता है आपका मृक्षण। क्या होता है, मृक्षण होता है। सगुन की बात करें तो ये शकुन क्या है, शकुन तत्सम शब्द है, और इसका जो पर्यायवाची तद्भव होगा वो सगुन होगा। हस्ती की बात करें तो हस्ती का जो पर्यायवाची कह रहा हूँ मैं, हस्ती का जो तद्भव होगा वो आपका हो जाएगा हाथी। शून्य का जो तद्भव होगा वो हो जाएगा शून्य। क्या होगा, शून्य होगा। अब देखिए यहाँ पे हथौड़ा का तत्सम शब्द बताना है। हथौड़ा का पहला है हस्त, ऑप्शन ए हस्त, बी है हथौड़ा, सी है हस्त और डी है हथौड़। क्या है, हथौड़। इसका जो राइट आंसर होगा वो हस्त हो जाएगा। जो हस्त है वो तत्सम शब्द है। हस्त है किसका, तत्सम शब्द है किसका, हथौड़ा का। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि हथौड़ा, ठीक है। तो अगर हस्त लिखा हुआ है तो हस्त ये किसका तत्सम है, ये हथौड़ा का तत्सम है। लेकिन अगर कहीं पे हस्ती लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हस्ती, तो हस्ती जो है ये हाथी का जो है तत्सम शब्द है। 40 नंबर पे देखते हैं निम्नलिखित तत्सम शब्दों। 40 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखो यहाँ पे एक तरफ कह रहा है कि इधर ये तत्सम है और इधर क्या है, इधर ये तद्भव है। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है सपत्नी, इसका जो है तद्भव सौत, ऐसा ये बोल रहा है। और कर्पूर का होगा कपूर, संड का साण और शक्कर का शर्करा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि जो तत्सम होता है वो सकरा होता है और ये शक्कर। अगर इसी को हम क्या करें, इंटरचेंज कर दें तो ये सही हो जाएगा, अदरवाइज ये गलत है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। करें निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। पहला है परलौकिक, दूसरा है उत्ग्रीव, सी है रचयिता और डी है दौर्बल्य। तो देखिए जो परलौकिक है, ये परलौकिक अशुद्ध लिखा है, इसको ऐसे लिखा जाता है पारलौकिक।
क्या होता है, पारलौकिक। और उत्ग्रीव है तो इसको जो है ये ऐसे लिखा जाता है, ये उत्ग्रीव होता है। और ये होता है रचयिता, ये रचयिता होता है। और यहाँ पे ये जो है दौर्बल्य। तो ये वाला जो है आपका राइट आंसर, ये जो है सही लिखा हुआ है, बाकी सारे अशुद्ध वर्तनी के शब्द हैं। 42 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? ए है अधोगति, बी है जाह्नवी, सी है गुड़ीगण और यहाँ पे डी है त्याज्य। तो यहाँ पे जो जाह्नवी है ये गलत लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, क्योंकि ये ऐसे लिखा जाता है जाह्नवी, आधा हा होता है ना कि आधा ना। तो ये आपका राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। 43 है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो एक है अनुषांगिक, यहाँ पे अनुषांगिक, और बी नंबर है ये, यहाँ पे क्या होगा, ये अनुस्वार लगा देते हैं। फिर अनुषांगिक, आनुषांगिक और आनुषांगिक। तो इसमें शुद्ध वाला कौन सा हमको वही बताना है। तो इसमें जो आपका डी होगा ये शुद्ध है, बाकी सारे गलत लिखे हैं। तो ये हो जाता है आनुषांगिक। क्या होता है? आनुषांगिक होता है। 45 से पहले 44 नंबर देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। सदोपदेश, विदुषी, व्यावसायिक और मनोकामना। तो यहाँ पे जो राइट वाला होगा ये हो जाएगा सी। क्या होगा यहाँ पे? सी, क्योंकि जो सदोपदेश है ये गलत लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखा जाता है सदुपदेश, ये राइट ऐसे होगा। विदुषी जो लिखा जाता है वो दा पे छोटा ऊ की मात्रा होती है, ये आपका विदुषी हो जाएगा। और जो मनोकामना होती है ये ऐसे लिखा जाता है मन धन कामना। 45 नंबर में शुद्ध वाक्य चुनिए। ए है वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं। सी है वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। और डी है वेदों से 6 अंग माने जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी। जो वेद हैं उनके 6 अंग माने, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। तो ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 46 नंबर है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द। टिप्पणी, मिष्टान्न, तात्कालिक, राहुल सांस्कृत्यायन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है गलत लिखा हुआ है। ये होता है राहुल सांकृत्यायन। क्या होता है? राहुल सांकृत्यायन। इनकी किसी एक रचना का नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 47 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है। मधु, मोहन या सोहन जाएगा। यहाँ पे क्या है? मधु, मोहन या सोहन जाएगा। यहाँ पे पूर्ण विराम लगा लीजिएगा। मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहा है। पेड़ से फल आ रहे हैं, अनेकों बार देख चुका हूँ। यहाँ पे अनेकों बार देख चुका हूँ। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई व्यक्ति है वो मधु से कह रहा है, मधु देखो यहाँ पे लगा हुआ है, ये कॉमा लगा हुआ है, कह रहा है मधु, मोहन या सोहन जाएगा। मतलब कि कोई व्यक्ति है वो मधु से कह रहा है कि मधु या तो मोहन जाएगा या तो सोहन जाएगा। तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देखो अगर कह रहा है कि मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली, दोनों की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा दिल्ली जा रहे हैं। तो अगर इसको सही करना होगा तो यहाँ पे ऐसे होगा दिल्ली जा रहे हैं, अदरवाइज ये गलत होगा। पेड़ से फल आ रहे हैं, तो पेड़ से फल नहीं आ रहे हैं, ये होता है पेड़ पर फल आ रहे हैं। पेड़ पर फल आ रहे हैं, तो ये सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अनेकों बार देख चुका हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा? ये हो जाएगा अनेक बार देख चुका हूँ, अनेक बार देख चुका हूँ। चलिए हम बात करते हैं 48 नंबर। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? पहला, इतनी आलस्यता ठीक नहीं है।
दूसरा है मैंने गुरु का दर्शन किया, आज बजट के ऊपर बहस होगी। डी है ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा डी। इसमें जो है ये वाक्य शुद्ध लिखा हुआ, बाकी सब अशुद्ध हैं। तो ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इतनी आलस्यता ठीक नहीं, तो ये हो जाएगा इतना आलस्य ठीक नहीं है। इतना आलस्य ठीक नहीं है। मैंने गुरु का दर्शन किया, तो यहाँ पे हो जाएगा मैंने गुरु के दर्शन किए। का के जगह पे क्या हो जाएगा? का के जगह पे के होगा। मैंने गुरु के दर्शन किए, आज बजट के ऊपर बहस होगी। यहाँ पे बजट के ऊपर नहीं, यहाँ पे होगा आज बजट पर। आज बजट पर बहस होगी। 49 नंबर निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। मैंने बोला कल मत आना। बी है ड्राइवर कमल को कार चलाना सिखा रहा है। सी आज रविवार का दिन है। डी है एक गिलास पानी दीजिए। तो इसमें जो है अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा? अशुद्ध वाक्य आपका ये 48 नंबर में, ये 49 नंबर है। तो 49 नंबर में क्या हो जाएगा? सी नंबर क्या है? अशुद्ध होगा। तो यहाँ पे सिर्फ आज रविवार, आज रविवार है, क्योंकि इसमें देखो वार लगा हुआ है ना, तो वार का मतलब ही दिन होता है। तो यहाँ पे आज रविवार, बाकी सारे क्या हैं? शुद्ध हैं। मैंने बोला कल मत आना, ड्राइवर कमल को कार चलाना सिखा रहा है, एक गिलास पानी दीजिए। ये आज रविवार का दिन है। यहाँ पे दिन शब्द नहीं होगा, सिर्फ लिखा जाएगा आज रविवार है। 50 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? ए है मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया। सविता हिंदी की शोधार्थी है। सी है कृष्ण पीताम्बर धारण कर। यहाँ पे जो डी है वो हो जाएगा काले धन को वापस लाकर सरकार ने बुद्धिमत्ता का कार्य किया। यहाँ पे अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़, देखिए वृक्षारोपण नहीं होता, वो पौधरोपण होता है। वृक्षारोपण नहीं होता है, क्या होता है? पौधरोपण होता है। तो मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ पौधरोपण कराए, अगर ऐसा लिखा होता तो यहाँ पे ये सही होता, अदरवाइज ये गलत लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 51 नंबर पे आपका ये विशेषण और विशेष से शुरू होता है। तो 51 नंबर पे कह रहा है एक विशेष से पद है। यहाँ पे एक विशेष से पद है। ऑप्शन ए है स्त्रैण, ऑप्शन बी है मात्रिक, सी है विधान और डी है क्षुब्ध। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। देखिए स्त्रैण जो है, यहाँ पे हम विशेषण की बात करते हैं और इनसे ये विशेष से हो गए, ठीक है। अब देखिए स्त्रैण जो है ये क्या है? ये विशेषण है, किससे बना हुआ है? ये स्त्री से बना हुआ। तो स्त्रैण का विशेष से जो होगा स्त्री होगा। और जो मात्रक है, यहाँ पे मात्रिक है, ये माता से बना हुआ है। किससे? माता से बना हुआ है। विधान की बात करें तो जो विधान है ये क्या है? ये विशेष से है, ये विशेष से है। और इसका जो विशेषण होता है वो होता है वैधानिक। विधान से वैधानिक बनता है। और क्षुब्ध जो है, क्षुब्ध जो है ये क्षोभ से बना हुआ है। 52 नंबर है निम्नलिखित कौन सा एक शब्द विशेषण है? यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण, इसमें कह रहा है विशेषण नहीं है। टाइपिंग में अक्सर गड़बड़ी हो जाती है। तो 52 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए है इष्ट, बी है आर्स, डी है घृणित और सी है घृणित और डी है गौरव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे कह रहा है कि 52 में कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि विशेष से और इनसे बनने वाले जो है ये किस विशेषण से, किस विशेष से विशेषण बना हुआ है। अगर हम ऐसण की बात करें तो ऐसण से बनता है ईस्ट,
ऋषि जो है, तो ऋषि का जो विशेषण होता है वो होता है आर्ष, यहाँ पे आर्ष, और घृणा से बनेगा घृणित, तो घृणा से घृणित, और गौरव, तो जो गौरव है इससे बनेगा गौरवित, गौरवित या गौरवान्वित। क्या होगा? गौरवान्वित होगा। तो जो गौरव है, गौरव क्या है? गौरव विशेषण नहीं, ये क्या है? ये विशेष से है। ये क्या है? विशेष से है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये डी वाला होगा। 53 है, उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए? तो वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पागल। इसका जो राइट आंसर होगा ये पागल। पागल क्या है? पागल एक जो है ये गुणवाचक विशेषण है। क्या है? गुणवाचक विशेषण है। 54 नंबर पे देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से वाक्य एवं उनके सामने लगे विशेषण में कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो 54 नंबर देखते हैं। यहाँ पे 54 नंबर कह रहा है तुलसी के समान पवित्र, मृत्यु के समान निश्चित, अंगद के पाँव के समान अटल, सही, सभी सही सुमेलित हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये डी होगा, क्योंकि इसमें जो है सारे सही लगे हुए हैं। तुलसी के समान पवित्र, मृत्यु के समान निश्चित, मृत्यु जो होती है वो निश्चित होती है, और तुलसी को जो है पवित्र माना गया है। और अंगद के पाँव के समान अटल, क्योंकि जो अंगद थे वो रावण के महासभा में जाते हैं और अपने पैर को जो है वो जमा देते हैं, तो इसीलिए बोला गया अंगद के पाँव के समान अटल। 55 नंबर है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस में प्रविशेषण का प्रयोग किया गया है? तो कमला अति सुंदर है, राम चंचल लड़का है, लाल घोड़ा दौड़ रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो जो कुछ विशेषण होते हैं वो जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, जो शब्द क्या करें? विशेषण की विशेषता बताएं। विशेषण की अगर विशेषता बता रहे हैं तो उनको बोलते हैं प्रविशेषण। क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं प्रविशेषण बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? अति यहाँ पे जो लगा हुआ है ये प्रविशेषण है। किसकी? सुंदर जो है, सुंदरता की थोड़ा सा डिग्री बढ़ा दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन 55 में ए ये सही होगा। 56 नंबर की बात करें, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से सही है? सामरिक, यहाँ पे दे रखा है सामरिक, संश्लेष, ज्ञात, स्वर्ण। बी है अनासक्त, ऐतिहासिक, महत, और यहाँ पे ये है सरीखा। और सी में देखते हैं, सी में लिखा हुआ तंबूल, तत्व, जुदा, जोगी, और डी में है घात, गरीबी, चरित्र और जातीय। तो आपका जो ये 56 नंबर है, 56 में पूछ रहा है कि कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ये विशेषण की दृष्टि से क्या सही है? यहाँ पे सही है, क्योंकि अगर हम बात करें कि इनका जो विशेष ये किस किस से मिलकर बने हुए हैं, ये विशेष इधर हो गया, इधर हम लिख लेते हैं विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका देखिए अनासक्ति क्या है? अनासक्ति से विशेषण जो बनता है वो बनता है अनासक्त। इतिहास से बना हुआ है, इतिहास से बना है ऐतिहासिक। क्या बना है? ऐतिहासिक। और सरीखा, जो सरीखा है ये क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है। और जो महत है ये महत शब्द से बना है। किससे? महत जो है ये महत तो विशेष से बना हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा। चलिए 57 नंबर देखते हैं। 57 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण युग्म नहीं है? एक है पथ, पाथे, बी है फेन, फैनिल, सी है विरोध, विरुद्ध, और डी है हार्दिक, हृदय। तो यहाँ पे कह रहा है कि 57 में कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका
ये विशेष से विशेषण, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है विशेषण और विशेष से। क्या लिखा है, विशेषण और विशेष से, क्योंकि जो विशेषण है ये जो है बोलते ना हार्दिक धन्यवाद, ये जो हृदय विशेष से बना हुआ है, अगर ये उल्टा होता है ऐसे, ये इधर होता है ये इधर होता है, तो इस विशेष विशेषण के हिसाब से ये सही होता, अदरवाइज ये गलत है। तो जो है इसका राइट आंसर 57 में डी हो जाएगा। 58 की बात करें, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेष से है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेष से है। ए है अजित, बी है अंतर, सी है अधिकारी और डी है आंतरिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा 58 में बी, अंतर जो है ये इसका जो विशेषण होगा वो आंतरिक होगा। तो अंतर क्या है, अंतर एक विशेष शब्द है और इसका जो विशेषण होगा वो आंतरिक होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये आंतरिक होगा। 59 में जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती हो उसे कहते हैं, उसका राइट आंसर होगा बी। 59 में विशेषण कहते हैं, यानी कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं, या ऐसे कह सकते हैं वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और ये जो है आपका 60 नंबर क्वेश्चन है। 60 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा एक सही विशेष शब्द युग्म नहीं है। तो पहला क्या है, परख प्राचीन, बी है तबाही तटस्थता और सी है फौजी फुर्तीला झूठा का झकरित। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा एक विशेष शब्द युग्म सही नहीं है, विशेष युग्म नहीं। तो यहाँ पे जो बी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, तबाही तटस्थता। तो ये तबाही और जो तटस्थता है ये विशेषण है। क्या है, तबाही और तटस्थता, ये क्या है, ये दोनों विशेषण हैं। और इनके जो विशेष से हैं, इनके जो विशेष से हैं, तबाही का जो विशेष से होगा ये तबाह शब्द से बना हुआ है विशेषण। और ये जो है तटस्थ, मतलब होता है ना तटस्थ, मतलब इसे मान लेते हैं एक पार्टी ये है और एक पार्टी बी है। तो आप किसी एक की तरफ पक्षपात ना करें, किसी एक की तरफ पक्षपात ना करें, तो उसी को बोलते हैं तटस्थता। तो दोस्तों ये जो है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हिंदी का जो है RO के लिए जो है ये एक प्रैक्टिस सेट खत्म हुआ। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और हाँ, आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो वीडियो है आपको ये कैसा लगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।